ये है स्वॉलोड स्टार का सीजन 4 एपिसोड नंबर 3। और आगे आने वाली स्टोरी में जो पावर्स का लेवल अप होने वाला है ना, वो नेक्स्ट ही लेवल पे जाने वाला है। तो हमने कहा चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है डीप अंडरग्राउंड वाटर से, जहाँ पे हम देखते हैं गोल्डन ककून। अब ऑफ कोर्स इसके अंदर लुओफंग है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है फिर से ह्यूमन में। अब पिछली फाइट में लुओफंग की सोल उस गोल्डन हॉर्न वहीमत के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से अब लुओफंग की स्पीसीज हो चुकी है बिल्कुल चेंज। फिर हम देखते हैं बाबाता को, जो बार बार टाइम देख के काफी ज्यादा बोर हो रही थी। सीन चेंज होता है, फिर हमें दिखाई जाती है शूशिन, जिसकी डिलीवरी का टाइम अब बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। हम देखते हैं शूशिन के भाई को, जो पहले बहुत ज्यादा हरामी था, लेकिन अब वो अपनी बहन का पूरा ध्यान रख रहा है। सीन वापस बाबाता की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो देख रही होती है स्टेटस, और हम देखते हैं कि ये क्लोन बाहर आएगा 245 दिन 2 घंटे के बाद। तब तक शूशिन की डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है। इस समय लुओफंग की पूरी फैमिली काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी। खासकर उसका भाई इतनी खतरनाक तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हम उसके फेस पे काफी ज्यादा पसीने को देख सकते हैं। और इन सब का भी ध्यान बस फोकस था उस ऑपरेशन रूम में। और थोड़ी देर बाद हमें सुनाई देती है उस ऑपरेशन रूम से एक आवाज, जिससे लुओफंग की पूरी फैमिली में खुशी की लहर फैल गई थी। वहीं पे शूशिंग का भाई तो खुशी में मुंह के बल गिर पड़ता है। हम पीछे से लुओफंग की आवाज भी सुनते हैं। वो कहता है कि मेरा ये क्लोन अभी तैयार नहीं हुआ है शूशिंग, हमारे बच्चों को मेरे आने का 1 से 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 क्यूट से बेबीज को, जिन्हें देख के पूरी फैमिली के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वहीं पे जो गोल्डन ड्रैगन की बॉडी में जो लुओफंग था, वो अपने बच्चों से न मिल पाने की वजह से काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था। वो कहता है कि बस मेरा थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत जल्दी आने वाला हूँ। और फिर अगले सीन में हम उस गोल्डन एग के ऊपर कई क्रैक लाइंस को अपीयर होता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर से ब्राइट गोल्डन लाइट बाहर निकल रही थी। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो गोल्डन लाइट और भी ज्यादा ब्राइट होती जाती है। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शूशिंग को, जो कि अपने न्यू बॉर्न बेबीज की केयर कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे की सारी चीजें फ्लोट करने लगती हैं। अब क्योंकि तुम सबके सभी परम ज्ञानी हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि स्वॉलोड स्टार के अंदर बस मेंटल एनर्जी मास्टर्स ही ऐसा कर सकते हैं। और इस एटमॉस्फेयर को हमारी शूशिन भी नोटिस कर लेती है। जब वो अपने कमरे से बाहर जाके पूरी सिचुएशन को देखती है, तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि इस समय उसके अलावा उसकी पूरी फैमिली बेहोश पड़ी हुई थी। ये देख के शूशिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है कि मिसेस लुओ, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और हमें शूशिन के पीछे दिखाया जाता है यान हाई। वो कहता है कि ये सब तो बस थोड़ी सी गहरी नींद में चले गए हैं। यहाँ पे हमारी शूशिन भी समझ चुकी थी कि इसके यहाँ पे आने की बैड इंटेंशंस हैं। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है राइट साइड में, जहाँ पे लुओ फैमिली का एक और बॉडीगार्ड बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एंट्री होती है आतकिन की। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि हेलो मिसेस लुओ, मेरा नाम आतकिन है और आज हम मिसेस लुओ से मोया क्रिस्टल्स को बाय करने के लिए आए हैं। ये सुन के शूशिंग कहती है कि एक बार मिस्टर यान हाई ने भी ये प्रपोजल हमारे सामने रखा था और तब हमने ऑलरेडी अपना रिस्पॉन्स तुम्हें दे दिया था। ये कहने के बाद हम शूशिंग के पीछे एक रोबोट को देखते हैं, जो कि लुओफंग ने अपनी लुओ फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए रखा था। शूशिंग कहती है कि हम आपको और मोया क्रिस्टल्स नहीं दे सकते, फिर चाहे तुम आतकिन हो या फिर पीछे छिपा हुआ ये स्पिरिट मास्टर। शूशिंग कहती है कि मैं यहाँ पे एग्री नहीं करने वाली। ये सुन के आतकिन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि लगता है हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद वो कंफर्टेबली एक चेयर पे बैठ जाता है। जिसके बाद आतकिन का ध्यान जाता है निहोलो पे, जो कि उसके सामने सोफे पे बैठ के सिगरेट फूंक रहा होता है। और इस निहोलो से लगता है मेरी पुराने जन्म की दुश्मनी है, क्योंकि इसका चेहरा देखने के बाद तो मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पे चला गया था। हम देखते हैं निहोलो को अपनी सिगरेट बुझा के खड़े होते हुए। वो कहता है कि तुम नॉर्मल लोगों को ये राइट नहीं है कि तुम हमसे कोई डिमांड कर पाओ। जिसके बाद वो अपना मेंटल प्रेशर शूशिन के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं शूशिन को जमीन पे प्रेस होते हुए। ये देख के जब वो रोबोट आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो निहोलो लुओ फैमिली के मेंबर्स को हॉस्टेज ले लेता है। वो कहता है कि तुम्हारे रोबोट ने यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं इन सब लोगों की सोल्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस वजह से मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम थोड़ा सा शांति से काम लो। अब यहाँ पे हमारी शूशिन के आगे कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं था। अब क्योंकि निहोलो एक स्पिरिट मास्टर था, तो वो अपनी परसेप्शन का यूज करता है और आसपास की जितने भी मोया क्रिस्टल्स हैं उनके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो एक शॉक के साथ कहता है कि यहाँ पे तो 18 मोया क्रिस्टल्स हैं और उसके एक ही इशारे पे वो सारे के सारे क्रिस्टल्स बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोया क्रिस्टल्स ही नहीं और भी ज्यादा कीमती मटेरियल्स भी बाहर आ चुके थे, जिसमें कई प्लांट स्पिरिट कोर्स भी थे। इस सीन को विटनेस करके बाकी के दोनों नमूनों के फेस पे भी स्माइल आ गई थी। अब इतना माल लेने के बाद भी इस यान हाई को बिल्कुल चैन नहीं मिलता है। वो कहता है कि मैंने सुना है अभी मिसेस लुओ ने 2 बेबीज को जन्म दिया है। अब क्योंकि उनके अंदर लुओफंग का खून दौड़ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्यूचर में हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन जाए। ये सुन के निहोलो के इंटेंशंस भी और भी ज्यादा ईविल हो गए थे और अब उसके टारगेट बन गए थे वो बच्चे। ये देख के हमारी शूशिंग एकदम अटैकिंग अवतार में आ जाती है। वो कहती है कि ये रोबोट्स ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलते हैं और अगर तुम हमारे बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाते हो तो तुम तीनों के ये काले चेहरे इस दुनिया के सामने फैल जाएंगे और सबको ये मालूम भी पड़ जाएगा तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। ये सुन के उन तीनों के फेस थोड़े से टाइट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे निहोलो तो एक नंबर का कमीना था। वो आगे कुछ एक्शन लेने ही वाला था, तभी आतकिन उसे रोकता है। शूशिन कहती है कि ये सब लेके तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अब वो तीनों भी इस दुनिया के सामने बदनाम नहीं होना
चाहते थे। इस वजह से वो लोग वहाँ से जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन ये आतकिन भी किसी से कम नहीं था। वो जाते जाते निहोलो से एक इशारा करता है और हम देखते हैं निहोलो को अपनी मेंटल प्रेशर का यूज करते हुए, जिससे हमारी शूशिन इंटरनली बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। हम उसे वहीं पे बेहोश होता हुआ देख सकते हैं। अब वो उस मेंटल स्टेट में चली गई थी जहाँ पे लुओ फंग की मेमोरीज को उसके सामने दिखाया जा रहा था, जिसके बाद जब वो अपने वापस से होश में आती है तो अब वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही थी। हम उसके मुंह से कुछ खून को बाहर गिरते हुए भी देखते हैं और ये सारे के सारे साइंस एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी को शो करते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पूरी की पूरी लुओ फैमिली को एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे लुओ फंग की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। वो कहती है कि हमारी फैमिली के साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी हमारा ध्यान जाता है शूशिन पे, जिसे हम एक रूमाल को मुंह पे लगा के खांसते हुए देखते हैं। लेकिन जब वो वापस से उस रूमाल को देखती है तो उस पर ऑलरेडी काफी ज्यादा खून लगा हुआ था। ये देख के शूशिन को समझ में आ चुका था कि मेरे पास ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, लेकिन वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वो उस रूमाल को अपने पिल्लो के नीचे रख देती है। जब लुओ फंग की माँ उससे पूछती है कि शूशिन तुम कैसी हो, तो उसके जवाब में शूशिन अपने आप को सही बताती है, लेकिन उस रूमाल को लुओ फंग के छोटे भाई ने नोटिस कर लिया था। शूशिन कहती है कि माँ मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती हूँ, आप प्लीज इन दोनों बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाओ। इसमें लुओ फंग का छोटा भाई भी उसकी माँ को कन्विंस करता है। सीन चेंज होता है और हम फिर से शूशिन को देखते हैं, जो कहती है कि लुओ फंग अभी हमारी बेडिंग सेरेमनी बाकी है, और इस समय वो एक व्हाइट कलर की बेडिंग ड्रेस में थी। जिसके बाद शूशिंग और लुओ फंग की कई मेमोरीज उसके सामने फ्लैश होती हैं। लेकिन अब शूशिंग का आखिरी टाइम भी बहुत ज्यादा पास आ गया था और अगले सीन में हम उससे गिर के बेहोश होते हुए देखते हैं। सीन चेंज होता है और हम वापस से देखते हैं उस गोल्डन ककून को, और अब इस एग की चारों तरफ की लेयर्स बाहर आने लगी थी। हम उसके अंदर लुओ फंग की बॉडी को भी बनते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे लुओ फंग की इस बॉडी को कई गोल्डन लाइंस ने कवर कर रखा था। और अब लुओ फंग की बॉडी 76% जनरेट हो चुकी थी, लेकिन अचानक से ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और हम देखते हैं लुओ फंग के हाथ, पैर और भी कई ऑर्गन्स को जनरेट होते हुए। जब बवाता इस प्रोसेस के परसेंटेज को देखती है तो ये पहुंच गया था 98% पे, जिसके बाद 99 और 100। लेकिन अभी इस क्लोन के अंदर लुओ फंग की स्पिरिट ने एंटर नहीं किया था। लुओ फंग की कॉन्शियसनेस अभी भी उस गोल्डन हॉर्न बहीमत के अंदर थी। बवाता कहती है कि तुम्हारा क्लोन अब पूरी तरीके से तैयार हो गया है, अब बस तुम्हें अपनी कॉन्शियसनेस को इसके अंदर ट्रांसफर करने की देरी है। ये सुनने के बाद लुओ फंग अपनी कॉन्शियसनेस को उस क्लोन से कनेक्ट करने लगता है और हम देखते हैं इन दोनों के बीच में मेंटल कनेक्शन को बनते हुए, जिसके बाद अब लुओ फंग अपनी आंखें खोल चुका था। अब क्योंकि उस गोल्डन ड्रैगन के अंदर लुओ फंग की कॉन्शियसनेस काफी टाइम से थी, इस वजह से इस ह्यूमन क्लोन की बॉडी से उसे फेमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। लुओ फंग को वापस आते हुए देख बवाता भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि लुओ फंग तुम वापस आ गए। ये सुन के लुओ फंग कहता है कि ये बॉडी तो वैसे सेम ही लग रही है, लेकिन इन रियलिटी मैंने इस गोल्डन हॉर्न बहीमत की पूरी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है और इस गोल्डन हॉर्न बहीमत का प्रोकार्योटिक न्यूक्लियस अब मेरा न्यूक्लियस बन चुका है। यानी कि आगे से अगर कोई इस न्यूक्लियस को तबाह नहीं कर सकता तो मैं भी अब नहीं मरने वाला। और हमें दिखाई देता है लुओ फंग के चेस्ट के अंदर वो न्यूक्लियस जिसमें से वो गोल्डन ग्लो बाहर आ रहा था। बवाता कहती कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि ये गोल्डन हॉर्न बहीमत इस साल लेवल 3 पे ट्रांसफॉर्म हो चुका था और इसका क्लियरली ये मतलब होता है कि तुम्हारे इनर वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा मेटेलिक एनर्जी है, जो कि तुम्हारी ग्रोथ में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और तुम्हारे इस क्लोन की फिजिकल स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है लेवल 3 प्लेनेट लेवल पे, और तुम्हारे पास कई स्पेशल एबिलिटीज भी हैं और तुम्हारी वज्रा बॉडी की वजह से तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ लेवल 4 पे पहुंच जाती है। और इन सारी की सारी एबिलिटीज को मिला के बात करें तो तुम पहुंच चुके हो प्लेनेट लेवल के 6 स्पिरिचुअल लेवल पावर पे। और अब लुओ फंग भी अपने इनर वर्ल्ड में ये पावर को फील कर पा रहा था। वो जब अपना मेंटल प्रेशर रिलीज करता है तो बवाता भी आगे उड़ जाती है, जिसके बाद लुओ फंग अपनी क्लाउड वाइन को समन करता है और हम देखते हैं डीप अंडरग्राउंड वाटर से बहुत ही खतरनाक वाइन्स को बाहर आते हुए, जो कि बवाता के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही थी। अब सीन शिफ्ट हो चुका था पानी से बाहर की तरफ, जहाँ पे हम लुओ फंग को हवा में फ्लोट करते हुए देखते हैं। बवाता कहती कि मैंने तुम्हें इस क्लाउड वाइन से अच्छी वाइन को चुनने के लिए बोला था। अब क्योंकि तुम्हारी स्पीशीज ऑलरेडी इंसानों से आगे चली गई है और तुम्हारे इनर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मेटेलिक एनर्जी भी है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये ह्यूमन बॉडी इस ट्रेजर को बिल्कुल भी अकोमोडेट नहीं कर पा रही है। बवाता कहती है कि फ्यूचर में जाके ये गोल्डन हॉर्न बहीमत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, जिसके बाद तुम्हारी ह्यूमन बॉडी को इसे संभालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लुओ फंग के सामने 2 रोबोट्स को आते हुए देखते हैं, जिसमें से एक ने लुओ फंग की वेडिंग रिंग को ले रखा था। जब लुओ फंग उस रिंग को अपने हाथ में पहनता है तभी बवाता को मिलती है एक न्यूज। वहीं पे लुओ फंग कहता है कि अब मैं बहुत जल्दी अपने बच्चों से मिल सकता हूँ, लेकिन आगे जो बवाता कहने वाली थी उससे लुओ फंग की पूरी दुनिया चेंज होने वाली थी, क्योंकि बवाता कहती है कि शूशिन की अभी जस्ट मौत हो गई है। और ये सुनने के बाद लुओ फंग की पूरी दुनिया उलट पलट हो जाती है। पहले तो वो ऐसे ही कहता है कि शूशिन मर गई, लेकिन जब ये बात उसके दिमाग में रजिस्टर होती है तो हम देखते हैं कि लुओ फंग की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई हैं। वो कहता है बवाता तुमने क्या बोला अभी? अब खैर जो बोला है वो हम सबके सामने है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जिसके बारे में सोचने के बाद मेरे पेट में तो गुदगुदी मच रही है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताना, और यही बताना कि ये सीरीज हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। और अगर तुमने हेल गार्डन को पहली बार विजिट किया है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल फ्री है। और बैटल थ्रू द हेवंस की नोवेल का लेटेस्ट एपिसोड चेक करना बिल्कुल मत भूलना, जिसे तुम राइट
राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए हरे कृष्णा।